बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में बहुत अहम टॉपिक पर गुफ्तगू होने वाली है। इंसानी जिस्म जिसको हम एक मशीन की मानंद कहते हैं, तो ये मशीन अपने सही तरीके से काम एक ही सूरत में कर सकती है जब इसका निज़ाम निज़ाम अच्छा हो, यानी जो आप खा रहे हैं वो अच्छी तरह से आपके जिस्म में हज़म होकर आपकी सिस्टम का हिस्सा बनकर अच्छे तरीके से आपको लग रहा है, क़ुव्वत मुदाफ़त मिल रही है, आप चल फिर रहे हैं। लेकिन आजकल सिस्टम कुछ उल्टा देखा जा रहा है। आजकल होता क्या है, हम जो खाना खा रहे हैं वही हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा है। बट ऐसा क्यों है? सवाल तो ये पैदा होता है कि हम तो खाना अपने आप को एनर्जी देने के लिए, क़ुव्वत बख्श बनाने के लिए, चलने फिरने के लिए खा रहे होते हैं, लेकिन शायद उसके मीनिंग जो है हमने गलत समझ लिए हैं। हमारा डाइट जो डाइट का एक तरीक़ेकार है, हमारा लिविंग पैटर्न है, तमाम चीज़ें जो ना शायद वो डिस्टर्ब हो गई हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं घर का खाना भी खा रहे हैं तो मैदा ख़राब हो गया। ये मैदा क्यों ख़राब होता है? और फिर मैदा ख़राब होने के साथ साथ ये एक मुसलसल बीमारी की शक्ल इख्तियार करता जाता है कि आपने खाना खा लिया तो आपको क्या लग रहा है, जी खाना हज़म नहीं हो रहा, खाना ऊपर की तरफ वापस आ रहा है खुराक की नाली में। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि रात को लेटो तो ऐसे होता है कि खाना ऊपर की तरफ वापस आ रहा है। अब उसमें हम कोई गलती कर रहे हैं क्या? हमारे खाने में कोई ऐसी चीज़ शामिल है क्या? बहुत ज़्यादा खा लेना इसकी वजह होती है? कुछ लोग कहते हैं कम भी खा लें तो खाना हज़म नहीं हो रहा, उसकी रीज़न क्या होती है? निज़ाम हमारा काम किस तरह से करता है? हम उसमें क्या क्या गलतियां कर देते हैं जो प्रॉब्लम हो जाती है? अपने मेहमान का मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। जी डॉक्टर महमूद नासिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो इस पर रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूँगी कि हमारा निज़ाम जो ना इसको बयान कर दें, ये है क्या, इसका रोल क्या होता है, वर्क किस तरह से करता है, और मैदा जो है ना वो हमारा कितना अहम ऑर्गन है? एलिमेंट्री ट्रैक्ट हम कहते हैं इसे अपनी ज़बान में। जी, तो ये हमारे मुंह से लेके जहाँ तक ग़िज़ा का इखराज है वहाँ तक का सारा सिस्टम है। ठीक है। ये एक ट्यूब से डेवलप होता है। ओके। उस ट्यूब में जैसे आप समझे कि एक नदी नाला चलता है, दरिया बनता है, सारे आगे चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो पहले हमारा ग़िज़ा की नाली बनती है, फिर हमारा मैदा आता है, मैदे के बाद छोटी आंत के 3 हिस्से हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, आइलियम, फिर बड़ी आंत आती है। तो इसमें हर हिस्से का अपना अपना रोल है। यानी जब हम खाने का सोचते ही हैं तो उस वक्त मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है, कहते हैं मुंह में पानी भर आया। तो वहाँ से ही जो कार्बोहाइड्रेट को हाज़मे का निज़ाम है वो शुरू हो जाता है। फिर मैदे के अंदर भी जो चीज़ें हैं तेज़ाब वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं केफेलिक फेज़, यानी दिमाग से ही काम शुरू हो जाता है इसका। अच्छा। तो मैदा जो है मेनली उसके अंदर एसिड है। अब एसिड होता है तो वहाँ जर्म्स नहीं होते, सिवाय एक जर्म हेलिकोबैक्टर है, उसके अलावा कोई उसमें सर्वाइव नहीं करता। और ये कुदरत का निज़ाम। तो फिर जब वो मैदे में जाता है तो उसके अंदर तेज़ाब और बाकी चीज़ों की मिक्सिंग होती है। तो बेसिकली ये मदानी का काम करता है, जिसमें सारी चीज़ों को मिक्स करके एक लिक्विड सा बना देता है। वो लिक्विड थोड़ा थोड़ा करके आगे जाता है, क्योंकि आगे ग़िज़ा की जो नाली है वो छोटी है, तो थोड़ा थोड़ा करके जाता है और तकरीबन 4 से 6 घंटे में मैदे को खाली हो जाना चाहिए। फिर उसमें जो रतूबतें आती हैं वो एक तो गाल ब्लैडर से आती है, हमारे पित्ते से आती है जो जिगर की रतूबत होती है, और दूसरे हमारे लबलबे से आती है जो निज़ाम हज़म में प्रोटीन को और फैट्स को हज़म करती है। छोटी आंत में छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर होता है, जिस तरह हमारा टूथब्रश है ऐसे ही होता है। वो इसलिए है कि उसमें जो चीज़ें हैं जज़ब होने की रफ्तार या जज़ब होने के लिए एरिया बहुत ज़्यादा बन जाए। बड़ी आंत जो है मेनली कलेक्टर है, उसमें जैसे जैसे आगे जाता है मामला तो वो एक्सक्रीशन है, जो फालतू चीज़ें हैं वो बाहर निकल रही हैं और उसमें से भी आहिस्ता आहिस्ता पानी जज्ब होता जाता है और आखिर में वो एक सेमी सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये तो सारा एक सिस्टम है जो हमारा हाजमे का है, और उसमें किसी स्टेज पे भी ख़राबी हो जाती है। यानी अगर दांत ठीक नहीं है तब चबाया अच्छा नहीं जाएगा, गोश्त अच्छा नहीं चबाया जा सकता, या बहुत जो सख्त चीज़ें हैं वो नहीं चबाई सकती। अगर ग़िज़ा की नाली में प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपने ख़ुद बता दिया वो है रिफ्लक्स डिजीज़, गर्ड। यानी रिफ्लक्स का मतलब यह है कि मैदे की तेज़ाबियत और मैदे का खाना ऊपर को चढ़ता है जी, उसकी बेशुमार वजूहात है। ठीक है। उसमें एक तो ग़िज़ा की नाली का छोटा होना है, यानी उसको 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे कम है तो वो मैदा थोड़ा ऊपर खिंचा होता है। तो डॉक्टर साहब ये पेशेंट्स में होता है कि जी बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं। जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि ये छोटी है आंत, जो ग़िज़ा की नाली है वो छोटी है।
तो उसमें मैदे का कुछ हिस्सा ऊपर खिंचा होता है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत पहले ही से मौजूद होती है। तो ये क्या कोई बीमारी कंसिडर की जी जाती जी, है? बीमारी, ये बीमारी मतलब है तो कंजेनिटल, लेकिन उसको बीमारी कंसिडर किया जाएगा। ओके, दूसरा ये है कि निचला हिस्सा जो हमारा है वो बिल्कुल ऐसे तंग होता है, बंद होता है। ठीक जब है। हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हवा देते हैं तब ये खुलता है। जी। हम समझते हैं कि खाना गिरता नहीं है। हाँ। हर लुकमे को इसोफेगस ऐसे करके ले जाती है, ठीक है। तो निचला हिस्सा खुल जाता है। अगर वो बिल्कुल बंद ना हो तो उससे भी वापसी हो जाती है। ओके। फिर ऐसे ही है जैसे बहुत पेट भरा हो तो फिर वो खुल जाएगा स्फिंक्टर। बहुत भरा होगा, बहुत चिकनाई होगी, मिर्चे मसाले ज़्यादा होंगे, कुछ ऐसे फूड हैं जिसको और ख़राब करते हैं। जी। तो एक आध दफ़ा तो हो जाए तो ठीक है, लेकिन जिसको रोज़ाना होना शुरू हो जाए या जिसको हफ्ते में 2-3 बार हो जाए, इसको हम फिर कहते हैं कि इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो गई है। ओके। रिफ्लक्स तो हो ही जाता है, किसी दिन आपने कुछ खा लिया ऐसा। तो इसमें हमारी जो दवाएं हैं खसूसन, जिसमें दर्द की दवाएं शामिल है, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, वो इसको खोल देती हैं। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, अच्छा। काफ़ी है, बहुत ज़्यादा चिकनाई है, तली हुई चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसको बढ़ा देती हैं, इसको बढ़ावा देती हैं। उसकी वजह से ये चीज़ें वापस को आनी की शुरू हो जाती हैं। तो ये क्योंकि हमें हम पता बहुत चल गया। चिकनाई हम बहुत लेते हैं। जी वही ना, ये हमें पता चल गया। चाय कॉफ़ी लोग ये नॉर्मल रूटीन में हर रोज़ पी रहे होते हैं, यानी ये इतनी नुकसानदेह हैं जी चीज़ें। बिल्कुल। इस मामले में अगर आपको रिफ्लक्स डिजीज़ है तो फिर आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। और डॉक्टर साहब अगर ये नहीं हर है तो, आदमी को हो, और अगर नहीं है तो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों को बिल्कुल उसको ये हो बढ़ना जाती शुरू है। हो जाएगा, उसमें ये उसका इम्कान बढ़ जाएगा, यकीनन बढ़ जाएगा। यानी डॉक्टर साहब ने कह दिया जो लोग मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल, तो वो रिस्क पे हैं कि जी उनको ये मसला हो सकता है। वो जो हम कहते हैं ना तेज़ाबियत होती है, खाना ऊपर आता है। इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब फिर? इसका इलाज एक तो मतलब ज़ाहिर है परहेज़ इलाज से बेहतर है। बेशक। इसमें और कुछ चीज़ें भी हैं, जिस तरह कच्चा प्याज है, लहसुन है, ये चीज़ें भी इसको बढ़ाती हैं। अच्छा। हम कच्चा प्याज जो सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिनको ये बीमारी है उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। इसी तरह ऐसी चीज़ें जो मैदे की एम्प्टिंग यानी उसके खाली होने की रफ्तार को कम कर देती हैं, उसमें घी है, बहुत ज़्यादा चिकनाई है, उसमें अमरूद है, उसमें खीरा है, ये इसको डिले करते हैं, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अब जो नई दवाएं आ गई हैं जो वज़न कम करने वाली हैं, GLP-1, ओज़ेम्पिक वगैरह, ये भी यही काम करती हैं। ये भी स्लो करती हैं। स्लो की वजह से आपको लगता है कि मैदे में खाना वहीं पड़ा है और आप मज़ीद खा नहीं सकते। तो ये भी एक वजह है जो कॉन्स्टिपेशन की और रिफ्लक्स की वजह हो सकती है। तो अब इसका इलाज फिर एक तो परहेज़ हो गया, जैसे मैंने बताया, इन खानों से अवॉइड करना। दूसरा फिर उसमें वो दवाएं हैं जो तेज़ाबियत को कम करती हैं। तो क्या मरीज़ को फिर थ्रू आउट द लाइफ इन दवाइयों पे रहना पड़ता है? नहीं, अगर आप बहुत मोहतात हो जाएं तो फिर नहीं। ठीक है। इसमें एक बड़ी वजह वज़न भी है। अच्छा, वज़न का ज़्यादा शुगर भी होना। है। तो वज़न और फैटी लिवर, जितना वज़न ज़्यादा होगा, आप लेटते हैं तो पेट का वज़न लामाला आपके ऊपर आएगा, मैदे के ऊपर, और फिर वो रिफ्लक्स बढ़ जाएगा। तो मोटापा भी बहुत बड़ी वजह है इसकी। तो वज़न कम करने से भी आपकी रिफ्लक्स डिजीज़ जो है वो कम हो जाती है। ठीक हो गया। मैदे की एक दवाई डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़्यादा लोग ओवर द काउंटर अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, बगैर किसी डॉक्टर की हिदायत के बगैर यूज़ कर रहे हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है? जी बिल्कुल नुकसानात हैं, क्योंकि अगर आप मुसलसल ले रहे हैं तो इसमें ये होगा कि आपकी तेज़ाबियत कम हो जाएगी। तेज़ाबियत कम होने से आपको इन्फेक्शंस का चांस बहुत बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जो लोग लेते हैं उसमें तेज़ाबियत नहीं रहती। तो तेज़ाब का मकसद ही है कि जो जर्म्स आएँ, जैसे मैंने पहले बताया कि मैदे में जर्म्स नहीं होते, तो वो जर्म्स होने का इम्कान बढ़ जाएगा, डायरिया का इम्कान बढ़ जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस का इम्कान बढ़ जाएगा, जो हड्डियों का भुरभुरापन जो है उसका भी इम्कान बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में इसी तरह जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनको देने से गुर्दे की बीमारी के बढ़ने का बहुत ज़्यादा इम्कान है इन दवाओं से। तो कोई भी दवा वैसे तो डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर नहीं लेनी चाहिए। और हमारे यहाँ चूँकि लोगों को पता चल जाती हैं कुछ चीज़ें और ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, वो लेते जाते हैं और फिर उसका हिसाब भी नहीं रखते कितना अरसा ली कितना नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। चलिए जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने ये सवालात हमें भेजे थे कि मैदे में दर्द रहती है, खाना हजम नहीं होता, बदहज़मी रहती है। अच्छा जी, अब बदहज़मी क्यों होती है डॉक्टर साहब, और बार बार ये जो बर्ब्स खट्टे टिकार आते हैं, इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजूहत एक तो ग़िज़ा खुद है। अब ग़िज़ा में स्टार्च जितना ज़्यादा होगा उतनी फर्मेंटेशन ज़्यादा होगी। ठीक है। फर्मेंटेशन का ये मतलब है जैसे हम आटा रखते हैं और वो
ख़राब हो जाता है, खमीरा हो जाता जिसको है। हम खमीरा ये कहते हैं। खमीरापन है। जब खमीरापन होगा तो उसमें गैस पैदा होगी, गैस पैदा होगी तो ऊपर को चढ़ेगी, क्योंकि उसको रास्ता अगर रिफ्लक्स डिजीज़ है तो वो इधर ही आएगी, ठीक है। और उसमें बदबूदार गैसेस भी आ सकती हैं, सारा काम हो सकता है। इसी तरह जब तेज़ाबियत कम हो जाती है तब भी ये अमल शुरू हो जाता है। और खाना बेज़ाते खुद तेज़ाब को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। ठीक है। जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो तेज़ाब तो एक ख़ास मिक़दार में बना है ना, जब हम खाना ज़्यादा खाएंगे तो तेज़ाब की मिक़दार कम हो जाएगी और उसमें हाजमे का अमल ख़राब हो जाएगा, और वो फर्मेंटेशन जब होती है तो फिर गैस बनती है और खट्टे डकार आते हैं, ऊपर को आते हैं। इसलिए भी आते हैं कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम डिले हो जाता है। जिस तरह पुराने ज़माने में कहते थे कि शादी ब्याह पे लोग ज़्यादा आ गए तो एक कनस्तर घी का और डाल दें, तो वो फिर गैस्ट्रिक डिलेइंग, जो जितनी चिकनाई होगी, जितनी मुरगन ग़िज़ाएँ होंगी, उतना मैदे में खाना पड़ा रहेगा और वो ज़ाहिर है उस पर फिर तेज़ाबियत उस तरह असर नहीं करती और वो फर्मेंटेशन हो जाती है। मैदे में खाना पड़ा रहेगा आपने कहा, तो हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब ट्रेंड है कि लेट नाइट बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं। खाना खाने के बाद अगर आप रात जाग रहे हैं तो बस फिर आप खाते चले जा रहे हैं, वो आप डिलीवरी करा रहे हैं और आप रात को लेट नाइट भी खा रहे हैं। तो वो रात को लेट नाइट खाना जो है वो तो फिर मैदे में पड़ा रहता होगा जब हम सो जाते होंगे। जी बिल्कुल, दुरुस्त बात है, ऐसे ही। तो वो क्या करता है हमारे साथ, कितना नुकसान होता है? नुकसान है, बिल्कुल। हम कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि खाने के 1 घंटे बाद तक लेटना ही नहीं चाहिए। ओके। ये सबसे ज़रूरी बात है। इधर खाना खाया, उधर लेट के टीवी देखना शुरू कर दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। उसी से वो रिफ्लक्स डिजीज़ पैदा होती है। दूसरी बात, अगर आपको हार्ट डिजीज़ या ऐसी चीज़ नहीं है तो खाने के बाद 15-20 मिनट वॉक जो है ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उससे आज़मा भी बेहतर होता है, उससे आपके शुगर होने का चांस और ये चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। तो ये जो रात, फिर ये है कि वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कि 6 घंटे तक तो कम से कम कुछ नहीं खाना चाहिए। ठीक है। ताकि मैदे को वक्फ़ा मिल जाए, पहले खाने को हज़म कर ले और अगले के लिए वो तैयार हो जाए। जैसे हम साथ साथ खाते जाते हैं और चाय पीते जाते हैं, काफ़ी पीते जाते हैं, तो उससे ये जो मैदे की झिल्ली है उसकी सोजिश हो जाती है और वो हाजमा उस तरह का नहीं रहता है जैसे होना चाहिए। और रात को जो लेट नाइट खाना है वो तो बिल्कुल ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जैसे कहा वो खाना पड़ा रहता है, वो डिलेड एम्प्टिंग होती है। और ख़ुसूसन जो शुगर वाले हैं वो अगर खा के सो जाते हैं तो फिर उनकी शुगर का सुबह फास्टिंग शुगर बहुत बढ़ जाती है। इसलिए उनको एक तो कम खाना चाहिए रात को, और खाने के बाद जो फ़ौरन लेटना है या बहुत लेट नाइट खाना है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अब तो ऐसे ही है, मेरे पास जो आता है ये बच्चा सुबह कुछ नहीं खाता, तो मैं पहला सवाल यही पूछता हूँ, ये सोता किस वक्त है? अगर आप सोई 1 या 3 बजे रहे हैं सुबह, तो फिर नाश्ता उसने क्या करना है और कैसे जाना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जिस्म को रेस्ट मिल जाए, आपके मैदे को भी रेस्ट मिल जाए। जब हम जागते रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाने को दिल करता रहता है, तो थोड़ी देर में चाय पी ली, कोई बिस्किट खा लिया, कुछ और चीज़ खा ली, तो ये रात का जागने में ये अमल होता है। वो आप तक आसान रसाई हो गई है ना इन डिफरेंट ऐप्स की वजह से। खैर, अब बहुत सारे लोग ना कहते हैं स्टमक में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, मुख्तलिफ ड्रिंक्स हमारे यहाँ जो मिलती हैं उनका इस्तेमाल कर लिया, कोला ड्रिंक्स हैं, या ये कोला ड्रिंक्स और जो बाकी ड्रिंक्स होती हैं ये भी क्या हमारे मैदे को ख़राब कर रही होती है? क्योंकि खाने के बाद हमें आदत हो चुकी होती है ना, जब तक ड्रिंक नहीं होगी भाई हम खाना नहीं खाएंगे। बच्चों में बहुत सारी ये चीज़ होती हैं, तो ये ड्रिंक्स भी हमारे खाने को जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती है, मैदे को डिस्टर्ब करती है। ये कोला ड्रिंक्स जो है ना वो तो लाजमी करते हैं, लेकिन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, ऐसी वो हाजमे को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तेज़ाबियत के हामिल होते हैं। ठीक है। तो जिनकी तेज़ाबियत कम है वो जब खाते हैं तो वो कहते हैं हमारा हाजमा बेहतर हो गया। ओके। लेकिन कोला में चूँकि पता नहीं क्या होता है, ये तो किसी को नहीं पता, वो फार्मूला तो नहीं बताते, लेकिन उसमें कोकोआ या ऐसी चीज़ें उसका एक्सट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से वो मैदे में सोजिश कर सकती है। तो ये अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि जितना मीठा जा रहा है, एक बोतल में 6 चम्मच चीनी होती है, तो बाकायदा चीनी होती है, ये नहीं कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें डाली होती हैं। लेकिन जो दूसरी जिसमें चीनी नहीं डली उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है आप कैलोरीज़ का इंटेक बढ़ा रहे हैं अपना, तो उसमें गड़बड़ होगी, लाजमन गड़बड़ होगी। तो डॉक्टर साहब ये जेनेटिक भी होता है कि अगर आपके पेरेंट्स में चलते आ रही है ऐसी कोई डिजीज़ मैदे की, तो आप में भी आगे आ सकती है? जी बिल्कुल, ये ऐसा हो सकता है। रिफ्लक्स डिजीज़ ऐसा हो सकता है, आपको IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो हो सकता है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की ऐसी चीज़ों का चांस हो सकता है। तो इसी तरह जो ग़िज़ा की नाली का मैंने बताया कि वो छोटी होती है, जिसको तो वो जो छोटी होती है उसमें थोड़ा सा चूँकि हिस्सा स्टमक की नाली का आ जाता है, उसको बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं। तो बैरेट्स में चांस हो जाता है कि आपको खुदा न खास्ता आगे ग़िज़ा की नाली का कैंसर ना हो जाए। अल्लाह रहम करे। तो
एक और जो वजह हम अभी तक नहीं बताया वो हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन है। तो हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन गैस्ट्राइटिस करती है, मैदे में सोजिश करती है, और ये हमारे पानी में, ये सलाइवा से मुंतकिल होती है, पानी से मुंतकिल होती है, अगर ओरल हाइजीन यानी हाथ अच्छी तरह नहीं धोए उससे मुंतकिल हो जाती है। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा है, ये 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को हेलिकोबैक्टर है। अच्छा। ख़ुसूसन हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। लेकिन मसला ये है कि उसको आज इलाज आपने किया तो अगर आपने उन एनवायरनमेंट को नहीं बदला, आपकी सफाई सुथराई को नहीं बदला, तो वो फिर आ जाएगी और वो रेजिस्टेंट होगी हमारे यहाँ। और इसका डायरेक्ट लिंक आपकी सिर्फ हाइजीन से है? जी बिल्कुल। अगर सफाई होगी तो हेलिकोबैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि वो मैन टू मैन ट्रांसमिशन है, ऐसे नहीं आता। ओके। मैन टू मैन ट्रांसमिशन है हेलिकोबैक्टर की। तो फिर इसका इलाज क्या है हेलिकोबैक्टर का? एक तो जैसे बताया, हम उसकी हाइजीन को बेहतर करें, लेकिन अगर वो मौजूद है तो उसमें 2 टेस्ट आते हैं। ठीक है। एक तो हम ब्लड में टेस्ट करते हैं, ठीक है, H. pylori एंटीजन। ठीक है। लेकिन वो 3-4 साल तक पॉजिटिव रह सकता है अगर हेलिकोबैक्टर ख़त्म भी हो जाए। ओके। दूसरा है कि हम हेलिकोबैक्टर एंटीजन स्टूल के अंदर करें, वो ज़्यादा बेहतर टेस्ट है और बहुत लागत वाला नहीं है। तीसरा टेस्ट है वो ब्रेथ टेस्ट कहते हैं। ब्रेथ टेस्ट में हम देखते हैं कि हेलिकोबैक्टर जो है, क्योंकि वो यूरिया सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे बनाता है उसको, वो ब्रेथ टेस्ट से एक हो जाता है, उससे पता चलता है कि ये मौजूद है कि नहीं। मौजूद है तो उसके लिए एक लंबा ट्रीटमेंट है। ओके। उसमें 3-4 एंटीबायोटिक और जो एसिड सप्रेसिंग एजेंट्स है वो देने पड़ते हैं, और तकरीबन 2 वीक्स के लिए। ठीक है। तो वो फिर जाके वो ख़त्म होता है, वैसे ख़त्म नहीं होता। बहुत रेजिस्टेंट हो गया हमारे यहाँ। ठीक हो गया जी। चलिए जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे लेके चलेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, बच्चों में अक्सर हम देखते हैं ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। छोटी एज में बच्चे, जो हमने कहा जी, खाना वापस आ रहा होता है, और फिर बच्चों में मुरक्कन ग़िज़ाएँ खाने से भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बच्चों में मैदे के अमराज जो हैं वो किस सूरत में डॉक्टर साहब प्रेजेंट करते हैं? क्योंकि हमें तो लगता है, अच्छा बच्चों को मैदे का मसला कैसे हो सकता है? क्या क्या इलामात हो तो आपके बच्चे को मैदे का मसला हो सकता है? पहली बात है कि जो बीमारियां बड़ों में हो सकती हैं बच्चों में हो सकती हैं। अच्छा। बच्चों को कुछ मखसूस बीमारियां हैं, लेकिन उनके अलावा जिस तरह मैदे की बीमारियां कह रहे हैं, इवन साइकेट्रिक, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से लेते हैं। हम समझते हैं बच्चों को साइकेट्रिक मसाइल नहीं हो सकते, तो उनको भी हो सकते हैं। आजकल मेरे ख्याल से बच्चों में भी हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और वो ज़्यादा बेहतर हो गई है, तो उनके भी प्रॉब्लम बहुत कम्प्लेक्स हो गए हैं। तो इस वक्त दुनिया में चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है ना बहुत कॉमन हो गई है, और उसकी वजह से डायबिटीज़ का इंसिडेंस, फैटी लिवर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। उसकी वजह हमारा फूड है। ठीक है। अगर आप में कंजेनिटल है, अगर आपके पेरेंट्स में है, वो तो फिर लामाला कुछ ना कुछ जेनेटिक उसमें आना ही आना है। लेकिन बच्चे को हमें बहुत हेल्दी देखना चाहते होते हैं, तो माँ बाप उसको ग़िज़ा ठोंसे पे ठोंसे जाते हैं। ऐसे ही। तो ग़िज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मोटापे को ले जाती है, और मोटापे को कम करने में भी ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जितनी मर्ज़ी आप एक्सरसाइज कर लें, जो कुछ कर लें, 18% से ज़्यादा वज़न कम नहीं होता। लोग समझते हैं हम एक्सरसाइज से कम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो फूड जो बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा सकते हैं आपके, वो हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अनाज है, चिकनाई है, फ्रूट्स है। फ्रूट में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, तो जितना हम ज़्यादा खिलाएंगे उतना ही वेट बढ़ता चला जाएगा। ये बैंक के अकाउंट की मिसाल है। अगर 100 रुपये अकाउंट है, आप 10 निकालते हैं, 10 डाल देते हैं, तो 100 का 100 रहेगा। जब उसको कम करना है, बच्चों में भी हमें उनकी ग़िज़ा पे बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, उनकी एक्सरसाइज पे तवज्जो देनी पड़ेगी, और ये रात वाले खाने कम करने पड़ेंगे। और उसमें सबसे बड़ा दखल हमारे चीज़ का है। तो जितना पिज़्ज़ा है वो उसमें भी चीज़ है, जो बर्गर्स हैं उनमें भी चीज़ है, बाकी चीज़ें जो हैं उनको हम भी दे रहे हैं, और जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं वो सारी फ़ैट हैं, और फ़ैट जिस्म का ज़ेवर है। जब फ़ैट गुजरती है तो जिस्म फ़ैट को स्टोर करता है। जो फालतू ग़िज़ा है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, जिस्म उसको फ़ैट में कन्वर्ट करता है। और फ़ैट में सबसे ज़्यादा 2 जगह हैं, एक वो लिवर में जाएगी, एक वो पेट में जाएगी, विसरल फ़ैट। तो विसरल फ़ैट जितनी बढ़ेगी उतना आपका इम्कान ब्लड प्रेशर का, शुगर का, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, या अब नई टर्म आ गई मेटाबेसिटी। आपका मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी ठीक नहीं है और आपको ओबेसिटी भी है। तो दोनों चीज़ें मिलके ये मेटाबेसिटी बनती है, जिससे आपका लिवर मुतासर होता है, आपके बाकी आर्गन मुतासर होते हैं। बच्चा है तो वो स्लो हो जाता है, मेंटली स्लो हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ को चेक करना बच्चों में खुसूसन बहुत ज़रूरी है, वो थायराइड है। अच्छा। अगर थायराइड हाइपोथायराइड है, थायराइड कम काम कर रहा है, तो उसमें मोटापा भी आ जाएगा
और उसमें जो उसकी मेंटेशन है वो भी बहुत स्लो हो जाएगी। बच्चा अच्छा भला जाते हुए वो स्लो हो जाएगा, उसके स्कोर्स कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा हो तो लाजमी तौर पे हमें थायराइड को चेक करना चाहिए। ये लाजमी तौर पे जी अपने बच्चों में देखें, अगर कोई ऐसा सिम्टम है तो थायराइड का टेस्ट जो है वो लाजमी कराएं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें बड़ों में ही हो सकती हैं, तो बच्चों में भी इसके इम्कानात हो सकते हैं। अब एक पेशेंट डायबिटीज़ का है, साथ ही साथ उसको मैदे का मसला भी है, ओबेसिटी भी है। ये नॉर्मली केसेस हमारे इर्द गिर्द डॉक्टर साहब पाए जाते हैं, क्योंकि हम केयर नहीं करते हैं बिल्कुल ना, और अपने खाने के पैटर्न पे तवज्जो नहीं देते हैं। ये 2-3 चीज़ें जिन लोगों को साथ साथ है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये नॉर्मल चल रहा है, हर किसी को होता है। उस पर हम अगर डाइट का ख्याल ना रखें तो क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? तो पहली बात तो डाइट, सबसे इम्पोर्टेंट तो डाइट ही है ना। जेनेटिक फैक्टर्स को तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम करें, चिकनाई को कम करें, चावल को कम करें, केले को कम करें, जो बहुत ज़्यादा मीठे हुए शहद है, आम है, किन्नू है, ये सारी चीज़ें जो है आपको टोटल कैलोरिक काउंट में आएंगी। तो जब ये ज़्यादा कैलोरीज होंगी तो ज़ाहिर है वो जमा होंगी बॉडी में। बॉडी को उतनी ही कैलोरीज चाहिए जो हमने इस्तेमाल करनी है। इस्तेमाल से जितना फालतू है वो फैट में जाएगा और ओबेसिटी में कन्वर्ट होगा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप लेटें और आपका पेट आपकी चेस्ट से ऊंचा है तो फिर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपके पीछे ब्लड प्रेशर है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, आपके पीछे कोलेस्ट्रॉल है, आपके पीछे शुगर लगी हुई है, किसी दिन आपको हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर लेटें, ये बहुत आसान सा नुस्खा है, अगर आप लेटें तो आपका पेट आपकी चेस्ट से ऊपर है या बराबर भी है तो आप समझे कि आप ठीक नहीं हैं। आपको इसको कम करना है, वक्त से करना है, ग़िज़ा से करना है, जिस तरीके से मर्ज़ी करें उसको कम पिलाएं। ये बहुत ज़रूरी बात है, वहीं से इब्तिदा होती है सारे काम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मीठा भी क्या मैदे के लिए नुकसानदेह होता है? बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग जिन लोगों को होती है, मसाला जात तो ख़राब करते ही करते हैं ना आपका मैदा, तो बहुत मीठा खाने वालों को भी कुछ डिस्टर्बेंस? असल तो एतदाल ही है ना, वो मिसाले में भी एतदाल है, वो चिकनाई में भी एतदाल है, वो मीठे में भी है। मीठा आप जितना खाएँगे आप अपने लेवल पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, वो इंसुलिन ज़्यादा खर्च होगी और फिर एंड स्टेज तो वही हो जाएगा ना, आखिरी एज में जाके फिर आप शुगर का इम्कान बढ़ जाएगा, क्योंकि लबलबे पे जितना ज़ोर पड़ेगा उतनी वो इंसुलिन बनाएगा, उतना ही थक जाएगा। ये ऐसे ही जैसे हमारे सुई गैस के कुएँ खुश्क हो गए हैं, तो एक दिन लबलबे के कुएँ खुश्क हो जाते हैं और हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। कहते हैं डॉक्टरों ने इंसुलिन लगा दी, डॉक्टरों ने नहीं लगाई, आपके लबलबे में इंसुलिन ख़त्म हो गई तो हमने इंसुलिन देनी शुरू की आपको। सही। अमूमी तौर पर क्या होता है, तासुर ये है कि जी आप जल्दी सुबह नाश्ते के लिए उठे, नाश्ते का टाइम कम है, आप चाय पी के दफ्तर चले गए, फिर आप दफ्तर में भी 2-3 दफ़ा चाय पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, जो उससे मैदे की बाजार है, आप मैदे में कुछ नहीं है और चाय जा रही है तो उसने झिल्ली को नुकसान पहुँचाना ही पहुँचाना है, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें हैं, कैफ़ीन हैं, टैनिन्स हैं, बाकी चीज़ें हैं जो मैदे की झिल्ली को लाजमी नुकसान करती हैं और स्पेशली जिनको पहले से तेज़ाबियत है उसको और बढ़ा देती है। ठीक है। वक्ती तौर पे तो वो सुकून देती है लेकिन आगे जाके उसको बढ़ाती है, रिफ्लक्स को तो बहुत ही बढ़ाती है। अच्छा, नॉर्मली होता है उससे आपकी भूख भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है? जी, ये चीज़ें ऐसी हैं ना, काफ़ी, और ये भूख को ख़त्म करती है, इसलिए कि वो ऐसे मैदे की झिल्ली की सोजिश होती है तो लगता है मैदा भरा हुआ है। सही। तो इसलिए वो भूख ख़त्म करने वाला तरीका ही है। अब तो लोग कहते हैं कि वज़न कम करना है तो काली काफ़ी पीनी शुरू कर दें। ब्लैक कॉफ़ी वो यही ब्लैक कॉफ़ी यही करती है ना, वो मैदे में सोजिश करती है, आपको खाने नहीं देती। तो ये ब्लैक कॉफ़ी का ये इफ़ेक्ट है और कुछ नहीं है, और उसमें ऐसा कमाल नहीं है। वो ठीक है, उसके कार्डियोवास्कुलर जो दिल के ऊपर इफ़ेक्ट हैं वो अच्छे हैं यकीनन, लेकिन मैदे के ऊपर उसके इफ़ेक्ट कोई अच्छे नहीं है। इवन जिन लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम है, हार्ट की धड़कन का प्रॉब्लम है, उनके लिए ज़्यादा चाय और काफ़ी दिल की धड़कन को बेतरतीब कर सकती है, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, जो बहुत ख़तरनाक हो सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगेन यहाँ पर वो जो इत्तेदाल वाली बात आपने की थी वो आ जाती है कि आप अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किसी चीज़ का करें तो वो तो फिर आपको नुकसान की तरफ ही लेके जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक ट्रेंड बन चुका है, स्मोकिंग से अब हटके लोग वेप की तरफ आ चुके हैं, शीशा स्मोकिंग की तरफ जा चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, जितना सिगरेट नुकसान पहुँचा रहा होता है उतनी ही तेज़ाबियत ये चीज़ें भी कॉज कर रही होती हैं? जी बिल्कुल, लेकिन वेपिंग तो और ख़तरनाक। अच्छा। वेपिंग जो लंग को डैमेज करती है वो सिगरेट से भी ज़्यादा है। सिगरेट में भी जो चीज़ ज़्यादा कर रही होती है वो उसका कागज़ है, यानी सिगार कम ख़तरनाक है सिगरेट से। तो इसमें जो कागज़ जब जलता है तो उसमें इतने केमिकल जो कार्सिनोजेनिक यानी जो कैंसर बनाने वाले हैं वो होते हैं, जो तंबाकू में नहीं होते। इसी तरह जो केमिकल आप मिला देते हैं टोबैको में, जो शीशा वगैरह है, तो वो और ख़तरनाक है, क्योंकि और केमिकल जब जलते हैं तो कैंसर के इम्कान को और बढ़ा देते हैं। तो वेपिंग इज़ मोर डेंजरस स्मोकिंग से भी।
हर सूरत में जिस तरह से भी की जा रही है, जी, आपके जिस तरह बड़ा से भी की जा ब्रांडेड रही ले है। लिया है, कोई अच्छा वेप। ये बिल्कुल वेपिंग जो है ना, ये बिल्कुल ये बहुत ही ख़तरनाक है, इवन स्मोकिंग से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो फिर ये जो हर नौजवान के हाथ में है, तो फिर हर नौजवान के अपने आप को तबाह कर रहा है, इसका मतलब ये है? जी, वो नौजवानों का काम है अपने आप को तबाह करना, क्योंकि वो फैशन की जद में आए होते हैं ना, कि जी सिगरेट पीना एक ज़माने में फैशन था। हाँ, मैदे का अल्सर, और फिर अगर ये बिगड़ जाए तो ये कैंसर की सूरत भी इख्तियार कर जाता है। मैदे का अल्सर जो है एक ज़ख़मी है, ठीक है। यानी जो अंदर की झिल्ली है उसमें पहले हल्का सा सोजिश होती है, सोजिश के ऊपर तेज़ाब एक्ट करता है, तेज़ाब एक्ट करते करते उस सुराख को गहरा करता जाता है, ओके। इसको हम अल्सर कहते हैं। अल्सर यानी अगर ये टूट जाए स्किन हमारी जिल्द भी, तो ब्रेक इन कंटिन्यूस लेयर इज़ कॉल्ड एन अल्सर। ओके। तो अल्सर वो छोटा भी हो सकता है, वो गहरा भी हो सकता है। जब वो गहरा होता है और ड्यूडेनम में होता है तो वो बहुत ब्लीड करता है। ओके। तो हेलिकोबैक्टर जो है वो एक ऐसी वजह है जो अल्सर को लीड करता है। ओके। फिर ये जितनी तेज़ाबियत वाली दवाएं हैं, ख़ुसूसन ये दर्द की दवाएं हैं, तो ये सारी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं अल्सर की। तो अल्सर में एक तो हेलिकोबैक्टर है, दूसरी ये दवाएं हैं, तीसरा आपका कंजेनिटल है। आम तौर पे जो मैदे का अल्सर होता है वो कैंसर में नहीं बदलता। ठीक है। कैंसर वाला अल्सर डिफरेंट होता है, ठीक है। उसको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। ठीक है। वो कहीं पे भी हो सकता है, तो वो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग एंटिटी है। वो भी शक्ल फोड़े की होगी या अल्सर की होगी, उसकी भी। लेकिन जो अल्सर है, ये फटने का मतलब ये होता है कि वो पीछे को चलते चलते खून की नाली को इरोड करता है, तो खून की उल्टी आ जाती है, या वो सुराख करके पेट में, जिस तरह हम कहते हैं अल्सर फट गया, तो वो अंदर की तरफ को, यानी बाहर पेट के अंदर उसमें खून जाना शुरू हो जाता है, जो जानलेवा हो सकता है। अच्छा। लेकिन अब आम तौर पे अल्सर का ट्रीटमेंट इतना अच्छा आ गया है कि इसकी नौबत नहीं आती कि अल्सर फट जाए। ठीक है। लेकिन फिर भी हो जाते हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है, उसके लिए अब हम एंडोस्कोपिकली उसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर बहुत बड़ा हो तो सर्जिकल उसको क्लोज़ करते हैं। उसमें पहले हम टीका लगाते थे, अब क्लिपिंग आ जाती है। ओके। उसके ऊपर क्लिप लगाते हैं, तो जो वेसल ब्लीड कर रही होती है, खून की नाली, उसको हम क्लोज़ कर देते हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हील होना शुरू हो जाता है। यानी काबिल इलाज है, और इसका इलाज मुमकिन है अगर मरीज को बर जी, वक्त पता बिल्कुल, चल जाए तो बिल्कुल। इसका इलाज करवा लेना। पहले बहुत ज़्यादा सर्जरी होती थी हाँ, मैदे की, हाँ। इसके लिए। जो जब से ये नई ईजादात आई हैं, जो तेज़ाबियत कम करने की दवाएं हैं, ये इतनी तेज़ाबियत कम कर देती हैं कि इसकी वजह से हम कहते हैं कि सर्जन की छुट्टी हो गई। छुट्टी तो नहीं हुई, अब भी ज़रूरत पड़ सकती है सर्जन की, लेकिन अमूमी तौर पे अगर हमें अल्सर का पता चल जाए, डायग्नोज भी जल्दी हो जाता है एंडोस्कोपी से, और उसका इलाज भी जल्दी हो जाता है। ये हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड आ गया है कि आप मोटापा कम करना चाह रहे हैं, मैदा छोटा करवा लें। डॉक्टर साहब, ये चीज़ें इन द लॉन्ग रन सेफ होती हैं कि मरीज़ का मैदा काट के छोटा किया देखिए, ये जा रहा है? फैसला करना डॉक्टर और मरीज़ दोनों का काम है। जी जिसको हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी, जी। इतनी हो जाए कि आपको सांस लेना मुश्किल हो जाए, रात को आप खराटे लेते हैं और दिन में बैठे बैठे सो जाएं, ये वो मकामात हैं जहां आपने वज़न को कम करना है। ओके। अब वज़न को कम करने के तरीके हैं, एक तो ग़िज़ा है, पहले उसने कर ली, उससे काम नहीं बना तो हम ये अब नई जो दवाएँ हैं उन पे चले गए। ठीक है। GLP-1 जो है, या जी। GLP-1 GIP-1 है, जिसमें ओज़ेम्पिक है या टर्ज़ेपेटाइड है, जो अब टर्जी के नाम से आ गई है। जी। अगर ये भी नहीं करते तो फिर आपको वो मैदे का सर्जरी है। मैदे की सर्जरी भी ये करते हैं कि मैदे के एक हिस्से को काट के ट्यूब सा बना देते हैं, ओके। इसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। ठीक है। एक स्लीव आपने काट दी, जिस तरह आपका बाजू है तो आपने इतना बड़ा है तो इसको काट के बहुत छोटा कर दिया, ओके। तो मैदा छोटा हो जाता है, आपको खाने नहीं रहता, बस इतना ही है। पहले हम करते थे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, जी जी। उसकी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। ठीक है। तो इसमें अब लॉन्ग टर्म क्या होता है, ज़ाहिर है मैदा छोटा हो गया तो उसमें निज़ाम हज़म में, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें विटामिन डी है, उसमें विटामिन B12 है, इनकी कमी हो जाती है, और उनको, ये डॉक्टर को खास पता होता है कि ये चीज़ें कम हो जाएंगी तो हमने साथ साथ इनको देना है। ऐसे नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन के बगैर है, लेकिन अगर बंदा फिर दोबारा खाना शुरू कर देता है तो मैदा में ऐसी सलाहियत है कि वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है, लोग सर्जरी करा के भी फिर मोटापे की दोबारा तरफ चले उसी जाते तरफ हैं, आ जाते हैं। क्योंकि जब तक आपका ये ट्रेंड खाने का ख़त्म नहीं होता, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि मोटापा जो है ना वो यहाँ की बीमारी है, आपके अंदर क्रेविंग इतनी है खाने की, जब तक वो ख़त्म नहीं होती आप बेहतर नहीं हो सकते। सही, यानी आपने यहाँ से सबसे पहले इस चीज़ को जी जी कंट्रोल बिल्कुल, करना ये है। बहुत ज़रूरी बात है कि आपका जो खाने की तरफ ट्रेंड है उसको कम किया जाए। वो ठीक। ऐसी दवाएं भी मौजूद है जो इस तरह का कम कर सकती हैं, लेकिन अब तक जितनी जो पहली दवाएं थी ना, जो सेंट्रली एक्टिंग थी, यानी दिमाग पे एक्ट करती थी, उनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स थे कि सबको ही तकरीबन वापस लेना पड़ा।
सही। हम ना ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बड़ा अहम सवाल मेरे ज़हन में आया, हम इस पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मार्केट में ओज़ेम्पिक की भरमार आ गई। आपने बहुत सारे टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस को देखा, बहुत सारे लोगों को आपने सोशल मीडिया पे देखा, खुद ब खुद लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या करते हैं ये, अगर हम बगैर किसी डॉक्टर की हेल्प के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने लोगों में ना बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहब, इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखे। नौजिया बहुत ज़्यादा, और बहुत खाना खाया ही नहीं जा रहा। ये अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डॉक्टर की हिदायत और अंडर ऑब्जर्वेशन यूज़ करना कितना ज़रूरी है? एक बहुत हाई फाई पेशेंट, हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा उनको देखना है। उनको रात को खाना मुंह में आ जाता था, ठीक है, पता ही ना चले कि क्या हो रहा है। अल्टीमेटली हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो ऐसी ही एक दवा टीका लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से इतना रिफ्लक्स हो रहा है कि वो खाना मुंह में आ जाता है। जब वो बंद करा दिया तो वो ठीक हो गए। तो ये पहला इफ़ेक्ट तो वही है, जैसे खाना पड़ा हुआ है अंदर, तो आपको लगता है खाना अंदर खट्टे डकार आ रहे हैं, बर्पिंग हो रही है, खाया कुछ नहीं जा रहा, मुंह में खाना आ रहा है। पहला हफ्ता तो ऐसे ही गुजरता है। तो लो डोज से शुरू की जाती है। फिर ये कॉन्स्टिपेशन कर सकती है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन कर सकती है, डायरिया कर सकती है। डायरिया में आपके नमकियात और वो सारे कम हो जाते हैं, लेकिन चंद चीज़ें बहुत ख़तरनाक कर सकती है, जानलेवा। यानी अभी एक केस रिपोर्ट हुआ है जो गैस्ट्रोप्रीसिस, यानी मैदा बिल्कुल ही चलने से इनकारी हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया, जिसको एक ज़माने में गुम हैज़ा या ऐसी चीज़ कहते थे। एक तो ये हो गया, अंतरी रुक सकती है, ब्लॉकिंग हो सकती है। ओके। दूसरा है पैंक्रेटाइटिस, लबलबे की सोजिश। लबलबे की सोजिश हो जाए तो उसमें बहुत ये जानलेवा हो सकती है। तीसरे कुछ इफ़ेक्ट हैं इनके जो आँख के ऊपर है, आँख में बीनाई ज़ाया हो सकती है। फिर आपका जो वेट लॉस है, एक तो फैट से ही है, स्किन लटक जाती है, हम कहते हैं ओज़ेम्पिक फेस। हाँ जी। ओज़ेम्पिक फेस भी है कि वो सारी चर्बी ख़त्म हो गई तो चेहरा लटक गया, बिल्कुल अजीब सा फेस ऐसे ही होता है, स्किन सारी लटक गई। लेकिन साथ साथ जब फैट जा रही होती तो प्रोटीन भी लूज़ हो जाता है। सही। और अगर प्रोटीन लूज़ हो जाए तो उसको फिर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर लोग ले रहे हैं ना, तो साथ को वर्जिश भी करें, ताकि आपकी जो टोन है मसल्स की वो बेहतर रहे। सही। तो ये तो लाजमी इनके इफ़ेक्ट्स है, जो भी ये आ रहे हैं ना, कम तो हो जाते हैं आगे जाके, लेकिन कुछ लोग उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको शदीद पेन हो जाए, आपको ब्लड आ जाए, आपको आँखों में कुछ ऐसी चीज़ होनी शुरू हो जाए, तो वो चीज़ है जब फौरी तौर पे डॉक्टर को जाना चाहिए। लेकिन अब देखना ये भी पड़ता है ना, अब गाल स्टोन इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। जिसको गाल स्टोन्स है उसको देना भी नहीं चाहिए, ठीक क्योंकि ये गाल स्टोन्स खुद बना देती हैं ओज़ेम्पिक वगैरह। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं कि पहले एक दफ़ा आपका चेकअप हो जाए, डॉक्टर चेक करे, डॉक्टर चेक करने के बाद देखे कि आपके अंदर कोई ऐसी और बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये दवाएं जो हैं इसको, यानी जिसको पहले ही रिफ्लक्स डिजीज़ है, उसको देंगे तो उसका तो बुरा हाल हो जाएगा, उसको नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें डॉक्टर करेगा तो फिर ही ठीक है, और डॉक्टर के अंडर कंट्रोल ही करनी चाहिए। लेकिन चूँकि इस मुल्क में आपको पता है ओवर द काउंटर हर चीज़ मिल जाती है, और हम और हर सोशल बंदा मीडिया ही से सोशल लोगों की मीडिया पे स्टोरी से डॉक्टर है। इम्प्रेस होकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसका इतना सारा नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और बड़ी अहम चीज़ है कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं खाना देख के खाने का दिल नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पूरा दिन भी लोग भूखे रह रहे होते हैं। ये डिफरेंट डाइट प्लान भी जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं, वो आपकी भूख ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उस सूरत में अगर आपको भूख नहीं लग रही, खाना खा देख भी रहे हैं, दिल ख़राब हो रहा है, क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये, हर चीज़ जो है ना उसको सादा नहीं लेना चाहिए। यानी अगर आपको खाने को दिल नहीं कर रहा, आपको बगैर किसी वजह से नाज़िया वॉमिटिंग हो रही है, तो इसकी चंद बड़ी वजूहत हो सकती हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह किडनी फेलियर है। अच्छा। जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है तो यही मामलात होते हैं कि आदमी को बगैर किसी वजह से भूख नहीं लगती, या बगैर किसी वजह से एनीमिया हो जाता है। इस तरह लिवर डिजीज़ में ये हो सकता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम इन चीज़ों को चेक करें। बाज़ कोई और कैंसर, एनोरेक्सिया, हम इसको कहते हैं एनोरेक्सिया, यानी भूख का ना लगना। भूख के ना लगने में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कहीं कोई आपको कैंसर तो नहीं है, चाहे वो मैदे का हो या किसी और आर्गन का भी हो। भूख ना लगना और वज़न का कम होना, दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको ज़रूर देखना चाहिए। और वज़न कम हो रहा है तो हम 2-3 काम लाजमी करते हैं। एक तो बंदे को स्ट्रेस है, कुछ नहीं खा रहा,
स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ है जो खाने नहीं देती। ठीक है। दूसरा, आपको थायराइड एक्टिव हो गया तो वो आपको खाने नहीं देता और आपका वज़न कम हो जाता है। और तीसरी डायबिटीज़ है। ठीक है। ऐसे भी लोग हैं कि 3 महीने पहले मैंने चेक किया, फिर उनका वज़न कम होना शुरू किया। 3 महीने पहले बिल्कुल ठीक थे, 3 महीने के बाद बहुत ज़्यादा शुगर आ गई। तो इसको बहुत, अगर वेट लॉस हो रहा है तो इसको ज़रूर लाजमी तौर पे देखना चाहिए ये कि 3 कैसे चीज़ें हो तो रहा है। लाजमी कराएं ना। अगर आपको मुसलसल खाने को दिल नहीं कर रहा और वेट कम हो रहा है, एक थायराइड का टेस्ट करा लें। जी बिल्कुल, थायराइड कराएं, एक अल्ट्रासाउंड कराएं, एक अल्ट्रासाउंड करा गुर्दों का लें। टेस्ट कराएं, गुर्दों का टेस्ट करा लें। RFTs जिसको कहते हैं, जी। GFT, RFTs, ये लाजमी कराएं। एक हेल्दी इंसान जो नज़र आ रहा है, ये रूटीन के कौन कौन से टेस्ट हैं जो कम से कम आप रिकमेंड करें कि कराने चाहिए स्पेसिफिक एज के बाद, और लाजमी इसको रिपीट करते रहना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसी साइलेंट चीज़ें भी होती हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता लेकिन आपके अंदर हो रही होती हैं। जी, ये तो हम कहते हैं ना एक एनुअल चेकअप। कुछ चीज़ों को एनुअल चेकअप चाहिए, कुछ चीज़ों को 6 मंथ का चेकअप चाहिए। ठीक है। एनुअल चेकअप में एक तो CBC-ESR है, ठीक है। LFTs हैं, रीनल फंक्शंस हैं, थायराइड है, आपका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है, यूरिक एसिड है, ठीक है। एक अल्ट्रासाउंड है। ठीक है। और अगर आप 40 से ऊपर है, स्मोकर हैं, तो आपकी ECG, एको वो भी होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं साइलेंट किलर। लोग कहते हैं हमें तो सर दर्द भी नहीं है, लेकिन BP उनका 150/110 तक हो सकता है। बहुत सारे तो लोग सर दर्द होना कोई ज़रूरी नहीं है। सर दर्द सिर्फ 10% लोगों को अप्रिशिएट होता है ओके। ब्लड प्रेशर में। तो सर दर्द कोई बड़ी ऐसी अलामत नहीं है। सर दर्द लो ब्लड प्रेशर में भी हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर का चेक करना, इसलिए जब आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास जाए तो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है। जी ऐसे ही है। इसीलिए होता है कि ये साइलेंट किलर है, ताकि अगर आप में डायग्नोज हो जाए तो आपको फौरी इलाज शुरू किया जा सके। सही। तो ये वो टेस्ट है जो लाजमी होने चाहिए। ठीक है। तो ये एक साल हेल्दी के पर्सन साल को आप कर लें। सालाना अपने ये टेस्ट करा लेने चाहिए। एक आखिरी एक क्वेश्चन और है, चीज़, फास्टिंग ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन A1C, ये भी लाजमी ये आपने कराना लाजमी है है। जी। हीमोग्लोबिन A1C पिछले 3 महीने की आपकी शुगर को बताता बता है। देती। अगर ये 6.5 से ऊपर है तो फिर आपको शुगर है। ठीक हो गया जी। एक आखिरी क्वेश्चन आपने बातों में वो जिक्र किया था और मेरे जहन से स्किप हो गया, मैं उस टाइम पूछना चाह रही थी। आपने कहा कि खाना सही तरह से चबा के नहीं भी खा रहे ना तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम तो जल्दबाजी में जी जल्दी जल्दी खाना खाया और भागो भागो भागो। तो ये खाना जो सही से हम चबा के नहीं खा रहे होते हैं, इसका नुकसान, वैसे तो सुन्नतें हैं, हमारी सुन्नत नबवी है, इसको फॉलो करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन नुकसान क्या होता है इसका? अगर आप नहीं चबाएंगे तो आपकी जो सलाइवा जो मुंह में बनता है लुआब, वो आपके स्टार्च को हज़म करता है और वो आगे गैस्ट्रिक जो लिंकेज है उसको पैगाम भेजता है कि इस किस्म का खाना अंदर आ रहा है। तो टेस्ट भी ये बताता है कि किस किस्म का खाना आ रहा है। सही। हमारी स्मेल भी ये बताती है कि किस किस्म का खाना आ रहा है। उसके हिसाब से अंदर हमारी बॉडी प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है क्या है। अगर आप चबाएंगे नहीं तो मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह जो एडेंचुलस लोग हैं जिनके दांत नहीं होते, वो नहीं खा पाते, उनके हाजमे का लाजमी मसला हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप अच्छी तरह चबा के खाएं ताकि मैदे को कम कर, जो काम जिसका है उसको करने दें ना। ठीक है। दांतों का काम चबाना है, ठीक उसको चबाने दें। मैदे का काम आगे है, वो अपना काम खुद करेगा। तो चबा के खाना बहुत ज़रूरी है। और हम ये करते हैं कि खाना भी खा रहे हैं, TV भी देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, फ़ोन भी साथ पड़ा है, खाने को खाना ही समझे। खाना खाते हुए फ़ोन को एक तरफ रखते। हम कहीं जाते हैं ना तो मेरी बेटी सबके फ़ोन जमा कर लेती है। तो वो कहती है ये फ़ोन तो एक तरफ रख ले, अच्छी अब खाने पे बात करें या खाना खाएं। ये फ़ोन की तरफ इजाज़त नहीं है। तो एक तो ये फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ख़राब कर दिया। बिल्कुल। कि फ़ोन भी है, खाना भी है, चबाना भी नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा आप खा के आ रहे हैं और क्या मज़ा भी ले रहे हैं खाने का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खाने को मज़ा लेके खाना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद बैठ के को गुफ्तगू करनी चाहिए, फिर वॉक करनी चाहिए ताकि खाना हज़म हो जाए। ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। हमने ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करते, हम ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, ज़िंदगी को ज़रा जीना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़िंदगी को जिएंगे, अच्छे तरीके से जिएंगे तो फिर आप सेहतमंद भी रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।